जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। इसे हिंदी में ऋण पत्रों का निर्गमन बोलते हैं। तो ऋण पत्रों का निर्गमन क्या होता है, आज इसे जानेंगे। बिल्कुल सिंपलेस्ट ढंग से वन शॉट टाइप से इसके थ्योरिकल पार्ट्स को कवर अप करेंगे। तो आज देखते हैं हम ऋण पत्रों का निर्गमन। लेट्स बिगिन। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी को यदि कैपिटल्स की आवश्यकता होती है तो वो चाहे तो बैंक से लोन ले सकती है, लेकिन कंडीशंस क्या होती है कि बैंक्स के कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जिन्हें एक कंपनी शायद पूरा ना कर पाए, और यदि पूरा कर पाए जब तक उनके हाथ से जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो चली जाए। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, लोन लेती है। किन से लेती है, पब्लिकली लोन लेती है। इनसे पब्लिकली लोन लिया जाता है। अब पब्लिक को क्या दिया जाता है, एक विश्वास, अननॉलेजमेंट। अननॉलेजमेंट का मतलब होता है एक विश्वास देना कि हम आपके पैसे को 10 ईयर में, 5 ईयर में, 13 ईयर में, 4th ईयर में कंप्लीट रिटर्न करके दे देंगे। उस पर क्या दिया जाता है, रिडम्पशंस दिया जाता है। रिडम्पशन मतलब इंटरेस्ट पे किया जाता है कि आपको 6% पर एनम की दर से, 4% पर एनम की दर से ये लोन प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है और उनका पेमेंट रिडम्पशन के तौर पे किया जाता है। जो डिबेंचर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट पर ईयर देते हैं। कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जो अपना इंटरेस्ट जो होता है 10 ईयर बाद पूरा अमाउंट में इंटरेस्ट प्लस करके, इंक्लूडिंग करके उन्हें वापस कर देते हैं पब्लिकली को। तो हमने ऋण पत्रों के निर्गमन में पहली चीज़ पढ़ी। ऋण पत्र क्या होते हैं, ऋण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जिसमें कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है कि आपके पैसे को क्या कर देगी, वो वापस कर देगी। सेकंड क्वेश्चन आता है ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी कब कर सकती है, ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी कब कर सकती है। तो अपन बेटा बोलेंगे इसमें ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी व्यापार का समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही कर सकती है। समामेलन हमने पिछले भी लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि समामेलन का अर्थ होता है कंपनी को लाइसेंस मिलना। जब कंपनी को लाइसेंस प्राप्त हो जाता है तो वह समामेलन की कंडीशंस के बाद ही ऋण पत्रों को निर्गमित कर सकती है। आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है क्या ऋण पत्रों को जब्त किया जा सकता है। तो अपन बोलेंगे यदि कोई ऋण पत्र धारी ऋण पत्र की देय राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो ऋण पत्रों की राशि को जब्त कर लिया जाता है। देखिए क्या होता है ना, इसमें एक एग्रीमेंट होता है कंपनी का और पब्लिक का। कंपनी और पब्लिक का एक क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। कंपनी का एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में हर चीज़ को अपन को अपने अकॉर्डिंग नहीं रखना होता है, कंपनी के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग रखना होता है। कंपनी को चाहिए 10 लाख, पब्लिक प्रोवाइड करा देगी 10 लाख समय पे, तो ये एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पब्लिक नहीं करा पाएगी तो ये एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ऋण पत्रों को चिट्ठे में किस साइड दर्शाया जाता है। देखिए भाई आपने पहले बैलेंस शीट पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार फिर बता देता हूँ। बैलेंस शीट के दो पक्ष होते हैं, लायबिलिटीज, इस साइड एसेट्स। लायबिलिटीज में लोन जो होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स कौन से होते हैं, जिनकी अवधि 10 ईयर से 15 ईयर होती है, 5 ईयर होती है, तो उन्हें लॉन्ग टर्म की कंडीशंस में रख दिया जाता है। लॉन्ग टर्म्स की कंडीशन में जब लोन रखे जाते हैं तो इसे लायबिलिटी साइड में दर्शाया जाता है। कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। शॉर्ट टर्म्स लोन किन्हें कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स की जो अवधि होती है ना वो बेटा होती है 1 से लेके 2 ईयर तक। और वैसे तो शॉर्ट टर्म की डेफिनेशंस होती है कि 19 डेज, यानी कि 3 मंथ के लिए जो लोन लिए जाते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म लोन्स बोला जाता है, जिनकी अवधि 90 डेज की होती है, इसे हम कहते हैं। तो लायबिलिटी साइड बेटा बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म्स लोन्स लिए जाते हैं।
शॉर्ट टर्म्स लोन्स लिए जाते हैं। असेट साइड जो होता है उसका पक्ष अभी खाली रखेंगे क्योंकि उसका कोई टॉपिक नहीं आया है, इसलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्वेश्चंस आता है जो इम्पोर्टेंट है, इसमें है ऋण पत्रों के निर्गमन के प्रकार बताइए। ऋण पत्रों के निर्गमन के प्रकार बताइए, निर्गमन के प्रकार बताइए। तो देखिए ऋण पत्रों का निर्गमन 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट एज पर प्राइज, सेकंड होता है डिस्काउंट ऑन प्राइज और थर्ड होता है प्रीमियम। सेम सिचुएशन कंपनी वाली होती है, लेकिन बस कंपनी में और डिबेंचर्स में एक डिफरेंस होता है। कंपनी में जो शेयर इशू किए जाते हैं उस पर डिविडेंड मिलता है ईयरली, वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं क्योंकि कंपनी में उनकी ही डिसीजन मेकिंग चलती है, कहा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन ऋण पत्रों में ऐसा नहीं होता है। ऋण पत्रों में उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है जो 6 मंथ की हिसाब से होता है। सेकंड होता है ये कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, और इनका पेमेंट कंपलसरी होता है। तो इसमें यह डिफरेंस रहता है। एज पर प्राइस का मतलब होता है जैसे कि डिबेंचर का मूल्य 100 रुपीज़ है तो 100 का 100 में, डिस्काउंट में होता है 100 का 95 में। जिसमें कंपनी की रेपो अच्छी नहीं होती है तो कंपनी अपनी रेपुटेशंस बनाने के लिए 100 रुपीज़ का शेयर 95 में इशू करेगी आपको, लेकिन पे करेगी 100 के हिसाब से। प्रीमियम होता है जैसे कि 100 का शेयर है तो 110 में किया जाएगा, आपको 110 देने होंगे, कंपनी आपको 100 से देगी। लेकिन ऐसा कब होता है? कंपनी की रेपो अच्छी होती है। तो कंपनी की रेपो अच्छी नहीं होती है तो कंपनी अपनी रेपो बढ़ाने के लिए डिस्काउंट का सहारा लेती है, और कंपनी की रेपुटेशन यदि एवरेज होती है तो वो एज पर प्राइस पे निकालती है जिसका प्राइस 100 का 100 जाता है। अगला क्वेश्चन आता है ऋण पत्र के कौन कौन से लाभ होते हैं। ऋण पत्रों के कौन से लाभ होते हैं? देखिए कंपनी में 2 प्रकार की कैपिटल्स होती हैं। 11th में टॉपिक यदि अपन ने पढ़ा हो तो उसमें एक होती है वर्किंग कैपिटल, भाई वर्किंग कैपिटल, और एक होती है अपनी फिक्स कैपिटल। अब देखिए वर्किंग कैपिटल तो एक ऐसी पूंजी होती है जिसका यूज कंपनी में पर डे किया जाता है, जैसे कि मजदूर हैं उन्हें सैलरी पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, इसके अलावा रॉ मटेरियल खरीदना है, रॉ मटेरियल का कंजप्शंस है, इसके अलावा उन चीज़ों की सेल्स वगैरह करनी है, तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल्स का यूज किया जाता है जो हमें पर डे चाहिए होती है। एक कंपनी के टर्नओवर पर डिपेंड करती है। यदि कंपनी का आकार बड़ा है, वहाँ 24 आवर वर्किंग होता है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, और यदि कंपनी का टर्नओवर जो है वो छोटे स्तर पे है और वहाँ पर जो काम होता है वो 8 आवर्स होता है, तो ऐसी कंडीशन में वर्किंग कैपिटल में अपन कैपिटल्स का सहारा लेते हैं। सेकंड आती है फिक्स कैपिटल। यदि हमें कोई लॉन्ग टर्म संपत्ति खरीदनी है जिसका प्राइस बड़ा है तो हम किसका सहारा लेते हैं? ऋण पत्रों का। तो ऋण पत्रों का सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा? ऋण पत्रों से हम स्थायी पूंजी का निर्गमन कर सकते हैं। नंबर 2, ऋण पत्रों का भुगतान प्रति वर्ष नहीं किया जाता है, ऋण पत्रों का भुगतान 10 से 12 साल में किया जाता है। दूसरा पॉइंट बन जाता है, तीसरा बन जाता है कि इन पे ब्याज जो होता है ना वो निश्चित रहता है। एक बार डिसाइड कर दिया कंपनी ने 6%, तो आपको पर ईयर 6 ही देना पड़ेगा। लेकिन शेयर में क्या होता है? शेयर में ये बढ़ जाता है। कंपनी को प्रॉफिट बढ़ा तो ज़्यादा, कंपनी को प्रॉफिट घटा तो कम। तो ये होती है बात इसकी। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है जो डिफरेंस में है। इसमें 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं बेटा, लेकिन दोनों के जो आंसर्स हैं वो मिलते जुलते हैं। तो पहले अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अंश पत्र और ऋण पत्रों में अंतर। अंश पत्र व ऋण पत्र में अंतर बताइए। मैंने हर बार यही बात कही है कि अंतर का आधार जरूर लिखना होता है।
अंतर का आधार एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू के पावर देता है, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलता है। अब क्वेश्चन आता है अंश पत्र, और एक तरफ क्या आता है भाई, ऋण पत्र। तो अंश पत्र का आशय कंपनी की वह पूंजी जो छोटे छोटे भागों में विभाजित रहती है उसे अंश पत्र कहते हैं। ऋण पत्र कंपनी द्वारा एक ऐसा सार्वजनिक लोन जो कंपनी यह प्रॉमिस करती है कि आपको हम 10 वर्षों के दौरान यह लौटा देंगे। दूसरा, अंशों पे लाभांश दिया जाता है, ऋण पत्रों पे ब्याज दिया जाता है। अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं हो पाता है, ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में हो पाता है। अब ऐसा हमने क्यों कहा कि अंश पत्रों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में कभी नहीं होता? तो देखिए, शेयर मार्केट का रूल्स है, यदि रिस्क होगा तो पैसा डूब सकता है तो आपको मिलेगा नहीं, यदि प्रॉफिट होगा तो आप उस शेयर को बेच सकते हैं। चौथी पॉइंट आता है कि अंश पत्र 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने जब कंपनी शुरू हुई थी तो 2 प्रकार के शेयर बताए थे आपको, एक तो कौन सा, इक्विटी, और एक प्रोफेंशियल। इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जिस पे प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, लॉस होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रोफेंशियल शेयर में डिसाइड हो जाता है 10%, 12%, 15%। यदि प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, लॉस होगा तब भी मिलेगा, ऐसी कंडीशन होती है प्रोफेंशियल शेयर की। ऋण पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन बन जाए, मान के चलिए ऋण अंश पत्रधारी ऋण पत्रधारी में क्या अंतर है? तो बेटा क्वेश्चन सेम है जैसा कि अभी मैंने बताया, अंश पत्रधारी और ऋण पत्रधारी में क्या अंतर होता है? अंश पत्रधारी कंपनी का स्वामी होता है, ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है। अंश पत्रधारी को कंपनी में लाभांश दिया जाता है, ऋण पत्रधारी को कंपनी में ब्याज मिलता है। अंश पत्रधारी 2 प्रकार के अंशों का क्रय करते हैं, जैसे कि समतांश और पूर्वाधिकार अंश। ऋण पत्रधारी को जो मिलते हैं, ऋण पत्र अनेकों प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जिसका नाम है थ्री इन वन क्वेश्चन है जी। ऋण पत्रों के प्रकार बताइए। नंबर 1 आएगा परिवर्तनशील ऋण पत्र। कौन से ऋण पत्र बेटा? परिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र किसे कहते हैं? जिन ऋण पत्र को हम समय समय पे दूसरे ऋण पत्रों में परिवर्तित करा लेते हैं, परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील जिन्हें समय समय पे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 होते हैं वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र वह ऋण पत्र होते हैं जिनका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है। हस्तांतरण का मतलब जो होता है, समय किसी का सगा नहीं होता, समय पे कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो ऐसी कंडीशंस में वाहक ऋण पत्र पे उस डेवेंचर के ऊपर यह लिख देता है जिसके नाम पे वो डेवेंचर होता है कि यह भुगतान मेरे पुत्र को किया जाए, और आधार कार्ड के आधार पर इसे वाहक ऋण पत्र कहते हैं। इसके बाद होते हैं शोध ऋण पत्र। कौन से ऋण पत्र बेटा? शोध ऋण पत्र। तो शोध ऋण पत्र वो होते हैं जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में कर दिया जाता है। अशोध ऋण पत्र कौन होते हैं? जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में कभी नहीं किया जाता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, ऋण पत्रों में भुगतान की विधि बताइए। ऋण पत्रों पर भुगतान की विधियां बताइए। देखिए, जैसा कि एक ऋण पत्रधारी जो होता है ना, डिबेंचर होल्डर, वो अपने पास ऋण पत्रों के अलग अलग प्रकार रखता है। तो ऋण पत्रों के अलग अलग प्रकार रखता है तो उसकी विधियां भी अलग अलग होती हैं। तो इसे पेमेंट ऑन रिडम्पशंस बोलते हैं। सबसे पहले तो आपने कौन सा डिबेंचर लिया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिबेंचर में आप इंटरेस्ट पर ईयर लेना चाहते हैं तो वो डिबेंचर अलग होता है। यदि आप एनएससी लेना चाहते हैं, इसे बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट।
अब एनएससी वाले में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होती है जिनकी अवधि 5 ईयर की होती है, तो आपको इसका पेमेंट 5 ईयर बाद मिलेगा। यदि आपने इसके अलावा दूसरे लिए जिसमें आपको ईयरली इंटरेस्ट चाहिए तो उसके लिए अलग ऋण पत्र होते हैं। तो निर्गमन की विधियां अलग अलग होती हैं, लेकिन इस पर प्रीमियम की जो राशि होती है उसे अलग अलग प्रकार से शोधन किया जाता है, उसी को रिडम्पशन की विधियां कहते हैं। इस चैप्टर को आज हमने कंप्लीट किया, जिसमें ऋण पत्रों के बारे में हमने सीखा। ऋण पत्रों में आपको यदि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो या कोई भी बात ऐसी हो जो मेरे द्वारा आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें